रहे थे शब्द विचार, और शब्द विचार में हमने पढ़ लिया था कि उसका वर्गीकरण चार आधारों पर होते हैं: उत्पत्ति, प्रयोग, अर्थ और प्रयोग। अब इसमें उत्पत्ति के आधार पे हमने 4 पढ़े थे: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। नेक्स्ट आता है हमारा किसके आधार पर है? दूसरा, उत्पत्ति के बाद क्या था? रचना के आधार रचना। पर बताया था ना, पहले जन्म हुआ, फिर उसके बाद उसकी रचना। मैम। हाँ, तो रचना के आधार पर। गुड आफ्टरनून बेटा। ये रूढ़ और यौगिक करवा दिए थे क्या कल मैंने? यस मैम, आपने करा दिए थे मैम। अर्थ है। हाँ, रचना के आधार पर भी हमने 3 पार्ट किए थे इसके: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। और 3rd नंबर का आज हमारा आता है इसमें अर्थ के आधार पर वाक्यों शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर अगर हम इसके भेद करते हैं तो इसके 2 भेद होते हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। दिख रहा है? सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का एक सार्थक अर्थ निकलता है, यानी जिसके अर्थ को हर व्यक्ति समझ सकता है, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। जिन शब्दों का सही सही अर्थ निकलता है और समझ में आते हैं वो हमारे सार्थक शब्द होते हैं। जैसे कि सार्थक शब्द में कोई भी शब्द हो सकता है, जैसे पृथ्वी है, आकाश है ना, कपड़ा है, सब्जी है। कोई भी शब्द हो गया जिसका कोई अर्थ निकल रहा है और जिसके अर्थ को आप समझ पा रहे हैं, वो हमारे हो जाते हैं सार्थक शब्द। इसी में सेकंड है हमारा निरर्थक शब्द। हमने पढ़ा था कि वर्णों का मेल से शब्द बनते हैं, तो जब वर्णों के मेल से शब्द तो बन रहे हैं, इसमें निरर्थक शब्द भी आ जाएंगे। जैसे एक सार्थक शब्द हमने पढ़ा आकाश। आकाश हमारा सार्थक शब्द है, यानी कि कोई भी अगर हम आकाश बोलते तो समझते हैं आकाश एक नाम भी हो सकता है। आकाश एक क्या है? पृथ्वी के ऊपर का जो ऊपरी भाग है वो हमारा आकाश के नाम से जाना जाता है, हम समझ रहे हैं ना। लेकिन अभी इसी आकाश को श आ क आ ये लिख दिया, वही वर्ण है, वही वर्णों का संयोग है, लेकिन श आ का इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? बताइए, इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या श आ का? नो मैम, नहीं निकल रहा। यानी कि ये शब्द तो है, शब्द तो है, क्योंकि हमने शब्द की परिभाषा में ये पढ़ा था वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। लेकिन हमने उसमें एक शब्द और ये भी पढ़ा था, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो जिनका सार्थक यानी जिनका कोई अर्थ निकलता हो, तो ये आकाश है, इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये सार्थक शब्द है। इनका अर्थ, ये शब्द तो है लेकिन ये कैसे शब्द है? निरर्थक शब्द है। क्लियर हो गया? हाँ, जिनका कोई अर्थ ना निकलता वो निरर्थक शब्द है। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, सार्थक शब्द। अब सार्थक शब्दों को भी हमने वापस से 4 पार्ट में डिवाइड किया है या वर्गीकृत किया है। इसमें फर्स्ट नंबर का है हमारा एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका सिंपल एक अर्थ निकलता है। नाम से पता पड़ता है एक आर्थक, यानी एक अर्थ, एक शब्द का एक ही अर्थ निकलता है, वह हमारा एकार्थक शब्द कहलाता है। एक अर्थ देने वाले शब्द एकार्थक होते हैं। जैसे हमारा पहाड़ है, नदी है, पृथ्वी है, कवि है, कपड़ा है, कोई भी एक शब्द हो जिसका सिंपल एक ही अर्थ निकलता हो, वो हमारा एकार्थक शब्द होता है। अब पहाड़ शब्द हम अगर यूज करें तो पहाड़ का मतलब पहाड़ी समझ में आ रहा है, और कुछ भी होता है कि पहाड़ का मतलब नहीं होता, तो इसलिए इसे हम एकार्थक शब्द कहेंगे। इसी में नेक्स्ट आता है हमारा अनेकार्थक शब्द। नाम से क्लियर है, अनेक अर्थ, यानी कि वे शब्द जो हमें एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकल करके आते हैं, वो हमारे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अब अनेकार्थक में देखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे कि एक शब्द अक्ष दिया, तो अक्ष का मतलब क्या होता है? धुरी भी होती है, कील भी होती है, आंख भी होती है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे अनेकार्थक शब्द। नेक्स्ट आता है हमारा समानार्थक शब्द, यानी समान अर्थ देने वाले। एक शब्द तो एक ही है, चीज तो एक ही है, लेकिन उसके नाम उसके बहुत सारे हैं, जिन्हें हम पर्यायवाची के नाम से भी जानते हैं। यानी एक ही शब्द के कई सारे नाम होना। जैसे हमने दिया एक राजा,
राजा को नृप भी बोलते हैं, राजा को नरेश भी बोलते हैं, राजा को भूपति भी बोलते हैं, महेश भी बोलते हैं और राजा भी बोलते हैं। यानी कि इन सबको अगर हम पढ़ेंगे तो हमें एक ही जने का नाम पता चलेगा, वो है राजा, लेकिन इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो वो हो गए हमारे समान अर्थ देने वाले शब्द, यानी जिनके समान अर्थ निकलते हों वो समानार्थक शब्द है। क्लियर हो गए यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट है हमारा लास्ट विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक, विपरीत का मतलब क्या होता है? उल्टा। आप पढ़ते हो विपरीतार्थक मतलब विपरीत का मतलब होता है विलोम उल्टा। शब्द। हाँ, तो इसको हम विलोम शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे साक्षर, निरक्षर। साक्षर मतलब होता है पढ़ने वाला, निरक्षर मतलब अनपढ़। फिर सगुण, निर्गुण, कठोर, ठोस। तो इस तरह से ये हमारे विपरीतार्थक शब्द हो गए। हमने पढ़ा आज अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, सार्थक और निरर्थक। वे शब्द जिनका जो वर्णों के संयोग से बनते हैं और सार्थक अर्थ देते हैं वे हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो वर्णों के संयोग से तो बनते हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक शब्द हैं। नेक्स्ट पढ़ा था हमने सार्थक शब्द को 4 भागों में वर्गीकृत किया था। एकार्थक यानी एक ही प्रकार का अर्थ देने वाले, अनेकार्थक यानी एक शब्द के कई अर्थ निकलते हों, और समानार्थक यानी समान अर्थ देने वाले अर्थात पर्यायवाची, और विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द यानी उसके विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, वो हमारे हो जाते हैं विपरीतार्थक शब्द। बताइए अब इतने में से कुछ नहीं समझ में आया या आ गया सब समझ में? नो मैम आ गया समझ में। नेक्स्ट चले? मैम आ गया। ओके यस मैम। नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ आता है हमारा 4th नंबर का और लास्ट का प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अभी जब हमने विकारी अविकारी शब्द पढ़ाए, विकारी शब्द पढ़ाए थे मैंने आपको, अविकारी शब्द पढ़ाए थे ना, क्रिया विशेषण वाला, वही टॉपिक निकल कर आ रहा है। देखो, प्रयोग के आधार पर अगर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो शब्दों का वर्गीकरण 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा विकारी शब्द और दूसरा होता है हमारा अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत क्या होता है? विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक तथा पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं, यानी इनमें अगर परिवर्तन हो जाता है तो वो हमारे विकारी शब्द कहलाएंगे। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? एक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, यानी इनमें परिवर्तन हो जाना क्या कहलाएगा? हमारा विकारी शब्द। विकारी शब्द। अब संज्ञा के आधार पर परिवर्तन देखो किस तरह से होता है। एग्जाम्पल जैसे या इसकी जगह कह सकते हैं लड़का हंस रहा है। लड़का शब्द क्या है? संज्ञा। संज्ञा है। और रहा है यानी रहा इसलिए यानी एक वचन है इसलिए रहा, लेकिन यहाँ पर हमने कहा था लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है। तो अगर यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो क्या सेंटेंस बनेगा? लड़के हंस रहे हैं। हंस रहे हैं। अब हमने कहा था ना अगर परिवर्तन हो जाता है किस किस में होगा? संज्ञा में। अब संज्ञा में परिवर्तन हो गया, लड़का की जगह हमने क्या लिख दिया? लड़के, और रहा की जगह रहे हैं। लेकिन देखिए अगर इसमें जो क्रिया है वो क्या है? हंस है। तो हंस में क्या परिवर्तन हुआ? क्या एक वचन के लिए भी हंस शब्द आया और बहुवचन के भी साथ हंस शब्द आया। तो जिसमें परिवर्तन नहीं हो वो अविकारी, और जिसमें परिवर्तन हो जाता है वो होता है हमारे विकारी। परिवर्तन किस में हो सकता है? संज्ञा में, सर्वनाम में, क्रिया और विशेषण में। समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। अब देखिए आगे नेक्स्ट है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें कारक और पुरुष के अनुसार उनमें परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, वो एज इट इज रहेंगे, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं हमारे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और
विस्मय आदि बोधक। ये वाला चैप्टर हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, क्लियर। यस मैम। अब कुछ पूछना है इनमें से? नो मैम। क्रिया विशेषण में ये आपको बता दिया था, करवाया हुआ है कि क्रिया की जो यस विशेषता मैम। बताते हैं वो क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, वो चीज बता रहे हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं, क्लियर है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर होता है, उत्पत्ति, अर्थ, प्रयोग और रचना के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशित शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में किया है क्या, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और प्रयोग के आधार पर हम करते हैं विकारी और अविकारी। विकारी। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। आगे कुछ पूछना चाहते हो? नो मैम। मैं पूछ लूं? यस मैम, पूछ लो। चलो, कहाँ गया? इसमें कुछ दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान। वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। नो मैम, शब्द। ध्यान से सुनो बेटा, मैंने पूछा वर्णों के मेल से बने, यानी वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। मैम शब्द। कंफ्यूज हो रहे हो ना, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। शब्द कहते हैं, देखो, वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह। जैसे वर्णों का मेल क्या हो गया? मैम दोनों एक जैसे थोड़े से लगते हैं ना, हाँ, इसीलिए समझा रहे, क म ल, ये एक वर्ण ये हो गया वर्ण। अब इन सबको एक साथ लिख दिया तो क्या कहा? वर्णों के मेल, या वर्णों का मेल हो गया सार्थक वर्ण समूह। मैंने अभी समझाया था सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो कमल शब्द का कोई अर्थ निकलता है क्या? यस मैम। है ना, हमें पता है कमल एक Yes, फूल ma'am. है, फूल को कहते हैं कमल, एक फूल का नाम है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? इसका आंसर शब्द। अब आ गया, कंफ्यूजन दूर हो गया। यस मैम। यस विभिन्न मैम। विदेशी भाषाओं में हिंदी से आए शब्द क्या कहलाते हैं? हिंदी भाषा में जो शब्द विदेश से आए हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं? विदेशज। मैम विदेशज। कल करा था, समझ में आ गया था ना? यस मैम। यस मैम। विदेशी शब्दों में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? जैसे डॉक्टर, बैंक। नहीं, कौन कौन से विदेशी विदेशी कौन कौन से होंगे? अंग्रेजी, फारसी, अंग्रेजी, हाँ, फारसी। ठीक है, ओके। अब देखिए, जिस शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उसे क्या बोलते हैं? मैम एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द। क्योंकि हमारे सेंटेंस में अर्थ अर्थ आ रहा है और हमने अभी पढ़ा हुआ भी है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसको ये चीज भी कठिन लगेगा। देखो, इसका आंसर इसी में लिखा है, एक ही अर्थ होता है, यानी एकार्थक। सिंपल सा, बस थोड़ा सा मेहनत करने की Yes, जरूरत ma'am. है। नेक्स्ट है, लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? विकारी शब्द। विकारी मैम शब्द। विकारी शब्द। ठीक है, आ गया, आगे चलें। यस मैम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में, हंसिका कल भी लेट थे, आज भी लेट हो बेटा। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित शब्दों के तत्सम व तद्भव रूप लिखिए। मैंने आपको कहा था कि एग्जाम में किस तरह से आता है। जैसे आपका एक शब्द है तत्सम, सुपुत्र। अगर मैंने कहा कि इसका तद्भव शब्द क्या होगा तो क्या बनेगा? जो शब्द हम संस्कृत में यानी तत्सम में बोलते हैं सुपुत्र, बेटा, पुत्र। नहीं, इसका होगा सपूत। बेटा तो कोई भी हो सकता है, बुरा भी होगा वो भी बेटा ही कहलाएगा, लेकिन बेटा तो हमारी बोली है, बोली देशज शब्द कहलाएगा, देशज है वो। लेकिन हमको किस में लिखना है? तद्भव शब्द में लिखना है। तो तद्भव में सु का मतलब क्या होता है? अच्छा, और पुत्र यानी पुत्र, तो यानी सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र। अब संस्कृत भाषा में सुपुत्र किसको बोलते हैं? सपूत को।
स का मतलब अच्छा, पूत यानी पुत्र, सपूत। आ गया समझ में? तो ये हो गया हमारा तत्सम शब्द और ये हो गया हमारा तद्भव शब्द। क्लियर? अब देखो, जैसे जीवा, संस्कृत में हम बोलते हैं जीवा, इसी को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जीवा किसे बोलते हैं? संस्कृत भाषा आप पढ़ते हो, उसमें जीवा शब्द आता है, यानी वो तत्सम शब्द है। किसे बोलते हैं जीवा? जान। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चैतन्य, आप दो बार कैसे दिख रहे हो मुझे? हाँ अब ठीक है। नेट प्रॉब्लम आ रही थी, हाँ। लेफ्ट में। चित्रांश क्या बोल रहे हो? चित्रांश, क्या रिप्लाई किया आपने बेटा? मैम जीवा मतलब जीभ। हाँ, जीव। जीवा मतलब जीभ। जीव, तो अब जीव शब्द होता है हमारा हिंदी भाषा का शब्द, यानी तद्भव शब्द है। इसका रूप परिवर्तन होकर के आया, हमारा जीव बन गया। क्लियर हो गया? ऐसे ही मान लो हमारा एक शब्द है ऊंट। अब ऊंट को हम तत्सम शब्द में क्या बोलते हैं? संस्कृत पढ़ते हो ना आप लोग? ऊंट को तत्सम शब्द में, तत्सम बताया था कि संस्कृत में जिसका हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है, लेकिन संस्कृत वाले शब्द हैं, तो ऊंट को संस्कृत में क्या बोलेंगे? ये वर्ड नहीं तो, पता। अरे मुझे अनीता मैम से भाटिया मैम से बात करूंगी। भाटिया मैम, हाँ बच्चे को पता ही नहीं हो रहा है क्यों? अब याद आ गया? यस मैम। पढ़ते हो ना? ये तो ये ऐसे वर्ड है कि आप पढ़ते होंगे। मैम Yes, ma'am. ऊष्ट। मैम हाँ। ऊष्ट। अच्छा, अब मैं एक शब्द है आपका दिवस। दिवस हमारा, ये भी कल समझाया था, दिवस शब्द है हमारा तत्सम शब्द है। तत्सम मैम, दिन। तो क्या दिन इसका है। तद्भव क्या बन दिन है। जाएगा? दिन। दिन। यस मैम। ऐसे ही हमारा एक शब्द आता है इसका क्या बनेगा तद्भव शब्द? मोर। मोर। आ गया समझ में अब तो? ठीक है, आगे चले। तो ये Yes, हो गए ma'am. हमारे तत्सम शब्द हो गए और ये हमारे तद्भव शब्द हो गए। एक क्वेश्चन है, बताती हूँ। चलिए, यहाँ पे 3-4 शब्द लिख रही हूँ, उनमें से आपको बताना है कि योग रूढ़ है या यौगिक है, जिससे कि आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाएगी। एक शब्द हमारा है हाथी, सेनापति, पीताम्बर और नदी, पाठशाला और लंबोदर। ये आपके सामने कुछ वर्ड्स, मैंने 6 वर्ड्स दिए हैं, इसमें से हमें रूढ़ शब्द निकालने हैं। तो रूढ़ शब्द कौन से होंगे? हाथी, नदी मैम हाथी और नदी। और नदी। हाथी सेनापति। और नदी। ओके। और सेनापति सेकंड और नंबर पे हमारा पाठशाला हो गया यौगिक एक शब्द। यौगिक शब्द। सेनापति और पाठशाला। ठीक है एंजल? एंजल सही बताया क्या उसने? सेनापति और पाठशाला, ये हमारे हो गए मैम योग यौगिक रूढ़ शब्द। में पीताम्बर और लंबोदर। और योग रूढ़ के अंदर का आता है हमारा पीताम्बर। मैम पीताम्बर और लंबोदर। हाँ, अब एंजल बताएगी कि इसको योग रूढ़ में क्यों रखा। मैम पीताम्बर और लंबोदर को, हाँ, मैम क्योंकि मैम इनसे इन दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बन रहा है, जैसे लंबोदर को मिलाकर, लंबो और उदर को मिलाकर
गणेश जी बन रहा है। किसको मिला कहाँ रहे हैं अपन? तो मिला तो रही नहीं है, मिले हुए तो है ही अपने आप में। लंबोदर अपने आप में मिला हुआ ही तो शब्द है, मिला कहाँ रहे? योग रूढ़ की क्या परिभाषा थी? मैम इनके अर्थ अलग निकलते हैं योग रूढ़ में। विशिष्ट अर्थ निकलते। यस मैम। एंजल समझ में आया? मिलाना Yes, शब्द ma'am. नहीं है, यहाँ पर ये था कि योग रूढ़ को जब हम मिला देते हैं तो मिलने के बाद जो शब्द का निर्माण होता है उन शब्दों से एक विशिष्ट अर्थ, तीसरा कोई नया शब्द अर्थ निकलता है, इसलिए इनको योग रूढ़ के अंतर्गत माना गया है। जैसे पीताम्बर यानी जिसके पीले वस्त्र हो, तो कौन है पीले वस्त्र वाला? कृष्णा जी। मैम कृष्णा जी। और लंबोदर, लंबा उदर, उदर का मतलब होता है गणेश जी। पेट, पेट जिसका लंबा हो तो वो कौन है हमारा लंबोदर? गणेश जी। गणेश। तो यानी कि एक विशिष्ट अर्थ निकलता है। और रूढ़ शब्द हाथी और नदी रूढ़ शब्द क्यों है? मैम उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मैम उनके टुकड़े करके अगर उनके किए नहीं खंड कर दिए जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थ नहीं इसलिए निकलेगा इसको- मैम, सार्थक। हाँ, इसलिए इसको रूढ़ बोला जाएगा। नेक्स्ट है यौगिक। यौगिक, ये यौगिक शब्द क्यों है? इसके मैम दो अगर इनको शब्द हो कुछ भी रहे कर हैं। दिया जाएगा तो इसके अलग अर्थ निकल जाएगा। दोनों के अलग अलग अर्थों को स्पष्ट किया जा सकता है, इसलिए ये यौगिक है। तो अब तो कंफ्यूज नहीं हो गए रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ओ में? मैम चलिए ठीक है, टाइम देखो एक बार। हो गया। ठीक है, बाकी काम कल करेंगे। कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रीडर बुक आप लेकर आइएगा। ओके मैम।